चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका सिलेबस चेंज होता जा रहा है, तो इस बार भी जो चेंज सिलेबस है उसमें 4 कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है, चारों को क्लियर करना जरूरी है। 2 पेपर को मर्ज कर दिया है। ऑर्गेनिक पेपर को मर्ज करके एक पेपर कर दिया। इनऑर्गेनिक के 2 पेपर थे, उनको मर्ज करके एक कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2 थे, उनको भी कंबाइंड करके एक पेपर बना दिया है। फिर उसके बाद में एक नया पेपर एकदम फ्रेश नया पेपर ऐड कर दिया, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री पेपर जो ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया है जिससे कि थोड़ा स्टूडेंट्स जो है वो बीएससी के बाद में इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में या फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये एक पेपर ऐड किया है कि आप कोई सिंथेसिस तो लैबोरेटरी में करते ही हो। इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन किया होगा आपने, ऑर्गेनिक प्रिपरेशन किया होगा, तो कोई भी सिंथेसिस तो लैब में करते ही हैं, लेकिन वो सिंथेसिस करने के बाद आगे आप उसका कुछ नहीं करते। मीन्स सिंथेसिस करके जो प्रोडक्ट आ गया बस बता दिया कि हाँ ये है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को कुछ यूजेबल बनाना है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, लोगों के यूज करने योग्य बनाना है, यानी फार्मा इंडस्ट्री में कोई ड्रग सिंथेसिस होता है, ठीक है ना, ड्रग मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं, तो वहां पर उनको अगर एक्चुअल में यूजेबल बनाना है कि हम उनको ओरली ले सकें या किसी तरह ले सकें, तो उनका प्योरीफाई होना जरूरी है। ठीक है ना, उनका प्योरीफाई होना यानी प्योरीफाइड कंडीशन में होना जरूरी है। आप कोई भी सिंथेसिस करते हो लैब में, चाहे ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो चाहे इनऑर्गेनिक सिंथेसिस हो, दोनों में कुछ ना कुछ साइड रिएक्शंस होती हैं, कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते ही बनते हैं। तो उन बाई प्रोडक्ट्स को, साइड रिएक्शंस जो प्रोडक्ट बने हैं उनको वहाँ पे सेपरेट करना या प्योरीफाई करना उस मेन प्रोडक्ट को, वो ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे आपने कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस किया, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में देखोगे तो आपके 3-4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक उसमें मेजर प्रोडक्ट होता है, दूसरे क्या होते हैं माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट को माइनर प्रोडक्ट से क्या करना है, अपने को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो उसमें हमको कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, वो टेक्निक्स डायरेक्टली आपके सिलेबस में अभी नहीं थी। अगर आप पढ़ोगे तो कुछ टेक्निक तो आप जानते हो। कौन सी टेक्निक, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया,
ठीक है। फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर में आप फिल्टर पेपर यूज करते हो लैब में, और फिर उसमें आप फिल्टर कर लेते हो तो कुछ इम्प्योरिटी अलग हो जाती हैं और क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं। या आप कोई दूसरे मेथड जैसे कि डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन करते हैं तो जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो बीकर में आरबी फ्लास्क में रह जाता है, और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। तो ये कुछ इस तरह की सेपरेशन टेक्निक्स हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं लेबोरेटरी में। ठीक है ना। तो उसके बेस पर थ्योरेटिकल आपका कोई पेपर नहीं था अभी तक। मतलब जो आपका डायरेक्ट, जब कोई जो केमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहता है, या कोई फार्मा इंडस्ट्री, गुजरात में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें जाना चाहता है, तो उसमें जो है जो एकदम डायरेक्टली जो टेक्निक्स यूज होती हैं इंडस्ट्रीज में, वो वाला पेपर जोड़ा है आपका फोर्थ पेपर। वो कौन सा है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन प्यूरिफिकेशन तो होता ही है। आपने कुछ भी सिंथेसिस किया उसका सेपरेशन होगा या प्यूरिफिकेशन होगा प्रोडक्ट का, और साथ में उसका क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। अगर आप किसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में कोई आप मेटल आयंस का आप आइडेंटिफिकेशन करते हो इनऑर्गेनिक लैब में कोई कैटायन एनायंस का एनालिसिस करते हैं कि कॉपर 2+ है, लेड 2+ है, ये है, वो है, उनका मिक्सचर है, उन मिक्सचर में सभी मेटल आयंस का आप सेपरेशन करते हो और उनका पता करते हो कि वो क्या है। तो आपको पता चल रहा है कि कॉपर 2+ जो है वो इतना है, इसमें ये है, ये है। तो इसका मीन्स क्या है? आप इसमें कौन सा एनालिसिस कर रहे हो? क्वालिटेटिव। That is qualitative analysis, means to find out which type of molecule or which type of cation or anion is present in your mixture or in your solution. तो वो जो टाइप है, कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, या उसके थ्रू जो पता कर रहे हो कि उसका वेट कितना है, ठीक है ना, आपने कोई प्रोडक्ट मिला, उसका वेट कर लिया, तो आपको क्या मिल जाता है? अमाउंट। that amount यानी percentage of that product or that particular metal ion or that particular anything, वो उसमें कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलते हो? क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस करते हैं वो एक्चुअल में एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ब्रॉड एरिया है। सबसे ज्यादा पहले तो आपको प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन करना होता है कंपाउंड्स का। ठीक है। और उसके बाद में उनको आइडेंटिफिकेशन भी करना है। कि आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है? कि जो हम जिसका एनालिसिस, जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो हम सिंथेसिस कर रहे हैं, वो जो हम लेना चाहते हैं वही है कि कुछ और है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एनालिसिस। ठीक है ना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये तीनों पार्ट्स आएंगे, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन दो टाइप्स का, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आपका जो सिलेबस है उसको आपके मेघा मिस्त्री मैडम लेंगे ये पेपर। ठीक है। 2 यूनिट मेघा मिस्त्री मैडम ने शायद लेक्चर लिए होंगे, 1-2 कोई लेक्चर हुआ होगा, और 2 यूनिट मेरे पास हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस खोल लेता हूं। ये आपका पेपर है एनालिटिकल केमिस्ट्री US 05 CCHE 24। फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट मेघा मिस्त्री मैडम लेंगे, फर्स्ट और फोर्थ, और सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो मेरे पास है, सेकंड एंड थर्ड यूनिट। तो आप इसका एम देखो, what is the aim of this paper या learning outcomes of this paper. From the study of this paper, students will learn about basic concept of instrumental techniques. ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की टेक्निक्स आएंगी, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे यहाँ पर, जिसके थ्रू हम सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना। बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे जो आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे, वो इंडस्ट्रीज में देखने को मिलते हैं। क्रोमेटोग्राफी एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स। ठीक है।
क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होगा और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, ये इनका बेसिक कंसेप्ट होगा जिनके थ्रू हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस स्टडी विल हेल्पफुल देम इन फर्दर स्टडीज इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये जो स्टडी है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ये जो पेपर ऐड किया है वो आपको इंडस्ट्रीज में बहुत फायदा पहुंचाएगा, कि जो भी इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, उसमें आपको सबसे पहले यही एनालिटिकल टेक्निक देखने को मिलती हैं। कि वहां पे जनरली इंडस्ट्रीज में दो टाइप के सेक्शन होते हैं, कि जनरली एक तो जहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसीजर फिक्स होता है, उसके बेस पे कुछ सिंथेसिस करना होता है या सेपरेशन करना होता है। दूसरा R&D सेक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर कुछ नया अप्लाई करना होता है। तो दोनों में आप देखोगे तो दोनों के दोनों में ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स और सेपरेशन टेक्निक्स, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स, ये सब की सब वहां पर डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट मेघा मिस्त्री मैडम और फोर्थ यूनिट इनके पास है। अब आप जनरल देखो कि आप अगर कोई आपके पास, आपने जो भी प्रिपरेशन किए हैं चाहे इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक, उन प्रिपरेशंस में, प्रिपरेशंस कह दो या फिर आप सेपरेशन कह दो, मेटल आयंस का सेपरेशन कह दो, उनके अंदर कोई इनऑर्गेनिक अगर आपके पास कैटायन एनायन है जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाता है, तो उसको आप बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हो या प्यूरिफाई कर सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कोई भी इस तरह का लिगेंड डालोगे तो कोई ना कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है या कुछ ऐसा बन जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट होके या फिल्टर आउट आप कर सकते हो, सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसा मिक्सचर है जिसको आप किसी भी तरह से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये वाली टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। कौन सी? क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स में जनरली क्या होता है, एक से ज्यादा लिक्विड्स यूज करते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकते हैं या डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज करते हैं जो इमिसिबल होते हैं, विच आर इमिसिबल। ठीक है ना, जैसे आप एक बीकर में सपोज करो आप बेंजीन लो, ठीक है ना, और उसके साथ में वाटर ले लो, तो वाटर और बेंजीन जो क्या है आपस में इमिसिबल हैं, दोनों आपस में मिक्सेबल नहीं होते। तो उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि कोई आपको कंपाउंड है जो आपका पोलर कंपाउंड है, सपोज पोलर कंपाउंड है जिसमें खूब सारी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, मैनी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड को क्या करते हैं, इस जो इमिसिबल जो आपका मिक्सचर है, सॉल्वेंट का जो सिस्टम है उसके अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं, और फिर उसको तेजी से मूव करके उसको सॉल्वेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें, कि जो आपका पोलर कंपाउंड होगा वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, और जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं वो कहाँ पे रह जाएंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। तो इस तरह से ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में जनरली दो सॉल्वेंट, ठीक है ना, एक नहीं होगा, कम से कम दो सॉल्वेंट जो इमिसिबल होते हैं उनका यूज किया जाता है, और उसमें एक जो कंपोनेंट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी किसी एक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है, तो वो उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाता है, और बाकी इंप्योरिटीज जो हैं वो दूसरे में रह जाती हैं। ठीक है ना, तो ये जस्ट एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है। तो ये दैट डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो यूनिट है वो है क्रोमेटोग्राफी, जो सेकेंड यूनिट है दैट इज क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट, एंड थर्ड यूनिट इज क्रोमेटोग्राफी सेकेंड। क्रोमेटोग्राफी जो दोनों की दोनों ये यूनिट्स हैं वो आप सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में देखोगे। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हुए जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर इनको सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन के साथ में लास्ट में आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज क्यों हुआ, करना पड़ा, क्योंकि आप इस तरह का कोई ऑर्गेनिक मिक्सचर देखो, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादा यूज होता है ये टेक्निक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी कोई मिक्सचर है 3-4 कंपाउंड्स का, उनको अगर सेपरेट करना है तो ये वाली टेक्निक सबसे ज्यादा बेस्ट और सुटेबल है, क्योंकि कोई भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी सेम है, वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा सेम टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनको आपको सेपरेट करना है तो ना तो उनका आप सॉल्ट बना सकते हो, ना उनका प्रेसिपिटेशन कर सकते हो,
ना उनका आप डिस्टिलेशन कर सकते हो, ना आप उसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी सॉल्युबिलिटी दो कंपोनेंट की डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा सैंपल है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अब ये टेक्निक, जो दूसरी टेक्निक्स हैं, चाहे प्रेसिपिटेशन हो गया, चाहे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो गया, ये वाला आप यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करना पड़ता है। अब मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, हेक्सेन और हेप्टेन। ठीक है, हेक्सेन और हेप्टेन दोनों की दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन, एल्केन है, दोनों सिंपल एल्केन है, हाइड्रोकार्बन। अब उनको अगर आपको सेपरेट करना है, दोनों का अगर मिक्सचर है, उन दोनों को सेपरेट करना है तो कैसे करोगे? क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों की सॉल्युबिलिटी भी किसी सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सेम है। तो हम ना इन दोनों को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते, दोनों का प्रेसिपिटेशन करके क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं कर सकते। तो कैसे सेपरेट करें? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल बहुत सेम है, ओनली थोड़ा सा डिफरेंस है CH2 ग्रुप का। ठीक है ना, हेप्टेन में CH2 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप ज्यादा है हेक्सेन से। ठीक है ना, तो ओनली थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है और थोड़ा सा ये डिफरेंस, तो भी तो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है। पर उन दोनों का अगर आपको सेपरेट आउट करना है तो ये वाली टेक्निक यूज होती है। मतलब आप ओवरऑल देखोगे तो दो टाइप के जो सिमिलर कंपाउंड्स होंगे, वेरी सेम नेचर कंपाउंड्स, उनको अगर सेपरेट आउट करना हो तो जनरली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। अब हम एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को आप स्प्लिट कर दो टू वर्ड्स में, क्रोमो एंड ग्राफी। क्रोमो मीन्स क्या होगा, कलर। ठीक है, क्रोमो, क्रोमा, दैट इज रिलेटेड टू कलर। एंड ग्राफी मीन्स सेपरेशन, मीन्स सेपरेशन ऑफ वेरियस कलर्स, मीन्स सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स विच हैव डिफरेंट कलर्स। मतलब आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी एक सैंपल है। ठीक है ना, अभी मैं क्या बोलूंगा, जिसको सैंपल टर्म या मिक्सचर टर्म यूज करूंगा, मिक्सचर या फिर सैंपल, जिसके अंदर आपका कोई प्रोडक्ट है और उसके साथ में इम्प्योरिटीज भी मिक्स हैं। या फिर आप क्या ले सकते हो, कई सारे 3-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, मिक्सचर है। उन 3-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट करना है। और सपोज करो वो तीनों चारों का कलर क्या है, कुछ ना कुछ कलर्ड है। मतलब एक कंपोनेंट जो है, या सैंपल के अंदर कंपोनेंट मींस डिफरेंट कंपाउंड्स, उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं, किसी का रेड कलर है, किसी का ब्लू कलर है, किसी का येलो कलर है, किसी का ग्रीन कलर है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कलर्ड है, लेकिन सभी की सभी क्या है, मिक्स है। उन मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो सेपरेट करने को क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। ओके, वेरियस components of a mixture which have various colors, to separate out these all color compounds are called chromatography। उसी को ही क्रोमेटोग्राफी टर्म यूज कर लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये टर्म तो बहुत स्टार्टिंग में आया था, वो कलर्ड कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट करते थे। अब तो कलर लेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे कलर्ड होना जरूरी नहीं है, कंपाउंड्स का कलर लेस भी हो सकते हैं, यानी मिक्सचर जो है वो कलर लेस भी हो सकता है, और सभी के सभी कंपोनेंट्स भी हैं वो कलर लेस हो सकते हैं। जिसको समझ नहीं आया उसको फिर एक एग्जांपल देता हूं कि बताइए सनलाइट का क्या कलर होता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं, सनलाइट, उसका हम कुछ कलर पार्टिकुलर कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जब आप उसके आगे एक प्रिज्म रख देते हो तो कितने कलर मिलते हैं, 7 रंग मिलते हैं, 7 कलर्स आते हैं। फिर सनलाइट आप मान सकते हो दैट सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव वेरियस कलर्स, जिसमें कलर अलग कलर्स हैं, लेकिन आप आगे एक टेक्निक यूज करते हो, जैसे एक प्रिज्म लगा दिया, एक टेक्निक आप यूज करते हो, तो वो जो एक जिसमें सनलाइट में जिसमें कोई कलर नहीं था, वो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और आपको इंद्रधनुष जैसा रंग, 7 रंग उसमें मिल गए। तो मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, एक्चुअल में क्रोमेटोग्राफी, एक्चुअल में तो हम वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में तो इसको हम रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है ना, विबग्योर और दैट इज। पर यहाँ आप उसको कंपेयर कर सकते हो, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, कि आप उस मिक्सचर को आपने एक टेक्निक यूज की, टेक्निक क्या है, क्रोमेटोग्राफी। उसको यूज करने के बाद क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, अलग अलग आपको कलर के कंपोनेंट्स सेपरेट आउट हो गए, अलग अलग डिवाइड हो गए, डिवीजन हो गया।
सेम ऐसा कि ऐसा यहाँ पर होगा कि जब हम आप एक टेक्निक अप्लाई करेंगे तो अलग अलग कलर कंपाउंड्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब यहाँ ये याद रखना कि अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत सेम नेचर के होते हैं। आप इंडस्ट्रीज में या लेबोरेटरी में कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हो, तो सपोज करो आपने कोई ड्रग सिंथेसिस किया, उस ड्रग सिंथेसिस के साथ में उसके कुछ आइसोमर्स भी बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई ना कोई साइड रिएक्शन तो चलती हैं। पता है ना कि या तो 1 ब्यूटीन बना या 2 ब्यूटीन बना। आपने कोई रिएक्शन कराया, 1 ब्यूटीन भी बना, 2 ब्यूटीन बना, दोनों की दोनों एल्कीन है, दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सेम है, लेकिन उनको अगर सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करोगे? तो वो क्रोमेटोग्राफी उसमें यूज होता है, क्योंकि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं मिक्सचर में, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सेम होती हैं। तो जो भी आप सिंथेसिस करोगे जनरली उसके आइसोमर्स बनते हैं या उसी के जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, तो सबकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सेम होती हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सेम होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंस है तभी तो वो कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, तभी तो कंपाउंड्स अलग अलग हैं मिक्सचर, तो उनको सेपरेट क्रोमेटोग्राफी से किया जा सकता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपके जो फर्स्ट यूनिट है, एक बार ये देख लो, फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट यूनिट मींस जो सेकंड यूनिट है उसका जो फर्स्ट ये है क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट, दैट इज प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी मींस हियर यू मेक एनी सिंथेसिस। ओके, आप कुछ सिंथेसिस करोगे, उसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको क्या करना है, या तो सेपरेट करना है या प्यूरिफाई करना है। That separation or purification, just separation or purification, that is preparative, वो ओनली प्रिपरेशन में आता है। वहां पर उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, क्लियर आइडेंटिफिकेशन या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नहीं होगा। तो दैट इज योर सेकेंड यूनिट इज रिलेटेड टू प्रिपरेटिव chromatography, and your third unit which is chromatography second is your analytical chromatography। एनालिटिकल मींस इसमें सेपरेशन तो होगा ही, साथ में आइडेंटिफिकेशन भी होगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ, with very high accuracy there will be identification of that components which are present in our organic mixture or could be inorganic mixture, जो भी सैंपल है डिपेंडिंग ऑन। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा बहुत एक्यूरेसी के साथ में, वो आपका क्या है थर्ड यूनिट। और जो सेकेंड यूनिट है दैट इज ओनली प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी में आपके सिलेबस में 4 क्रोमेटोग्राफी हैं: पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इन सभी की एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आप ये मानो कि ये जो आपका जो सेकेंड वाला यूनिट है क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट, वो एकदम एक्सपेरिमेंटल है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम लेबोरेटरी का ही कुछ काम समझ रहे हैं, लेबोरेटरी का ही कुछ प्रैक्टिकल जैसा समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और ऐसा ही थर्ड यूनिट जो है वो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां पर आपका आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट और HPLC इंस्ट्रूमेंट। ये आप यहाँ लेबोरेटरी में नहीं देखोगे, ये आपको इंडस्ट्रीज में ही देखने को मिलेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स होता है HPLC, नाम सुना होगा आपने HPLC, ठीक है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपको जो इंडस्ट्रीज में लेबोरेटरीज होती हैं उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाली क्रोमेटोग्राफी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि और आपको एक ब्रेन में आपको एक इमेज क्लियर हो जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअल में कैसे सेपरेशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक इसमें स्लाइड शो करता हूं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक वेसल रखा है ग्लास का, उसके ऊपर कवरिंग है, अंदर एक ग्लास एक कोटेड स्ट्रिप रखी है, ग्लास की एक स्लाइड है जिसपे एक व्हाइट कोटिंग है वो रखा है, इसके ऊपर एक सैंपल कोटेड है, ठीक है ना। ये जस्ट एक एनिमेशन है, ठीक है ना। इसमें कोटेड किया है एक अननोन सैंपल, ठीक है ना। अननोन सैंपल में कई सारे कंपोनेंट मिक्स हैं, कई मिक्सचर है उसके अंदर, कई कंपोनेंट मिक्स हैं। तो ये जो बेस है नीचे की साइड,
यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भरा हुआ है, ओनली बॉटम में, पूरा ऊपर तक नहीं, नीचे नीचे बॉटम में। तो ये जैसे आप इसको, ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप बोल लो या ग्लास स्लाइड, आपने तो ग्लास स्लाइड तो देखा ही होगा लैब में, ग्लास स्लाइड के ऊपर एक कोटिंग की गई है एल्यूमिना जेल की या सिलिका जेल की। एल्यूमिना देखा है आपने, व्हाइट पाउडर होता है Al2O3, उसका एक जेल होता है, उसकी कोटिंग की है। इसकी कोटिंग के ऊपर यहाँ पर हमने एक अननोन सैंपल है उसको यहाँ पर कोट कर दिया है ऊपर। जैसे ही आप इसको इसमें डिप करोगे, ये ग्लास स्लाइड को इसमें डिप करोगे, तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन पता है आपको, जैसे आपको डिप करो तो अगर वो पोरस है, मतलब हाई सरफेस एरिया है, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, वाटर या कुछ भी आपका सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है जिसपे सैंपल कोटेड है, मिक्सचर कोटेड है, इसको अपने आप में सॉल्युबलाइज कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा और इसको लेकर ऊपर बढ़ेगा। तो आप देखोगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएंगे इस स्लाइड पर, ठीक है ना, थिन लेयर पर। दैट इज एग्जांपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है जिसमें ये ऊपर की तरफ जो है वो सेपरेट आउट हो रहे हैं, येलो कलर सबसे ऊपर जा रहा है, देन ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर, फिर येलो कलर, इस तरह से वो सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो मैंने तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी बता दिया। इसी से जस्ट जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका आप वापस से एक वीडियो है उसे देखिए। ये भी एग्जांपल टीएलसी का ही है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। चलिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ही वही एग्जांपल लिया है। अब इसमें आप देखोगे कि स्टार्टिंग में क्या दिखाया है कि ये जो आप देख रहे हो बीकर के अंदर, सपोज एक बीकर है, बीकर के अंदर आपके ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, सपोज सैंपल, सैंपल के अंदर क्या है, सैंपल मिक्सचर है, यानी उसमें 4-5 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड मिक्स है, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कलर से दिखाया है, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ येलो कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं, ठीक है ना, सबको मैं अलग अलग कलर से दिखाया। एक्चुअली में मॉलिक्यूल का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये एनिमेशन से दिखाया है कि अलग अलग कलर्स हैं, नहीं सभी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब और आगे बढ़ा तो ऐसे दिखाया कि ये मिक्सचर है, ये पूरा का पूरा आपका ये आ गया, ठीक है। ये जो वेसल है इसके अंदर ये आपका कोई सैंपल है, उसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, ये देखो ये आपका ग्लास स्लाइड है, दिस, इस ग्लास स्लाइड पर जनरली ग्लास स्लाइड नहीं होता, एल्यूमिनियम या ऐसा कुछ थिन फॉइल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल मोटा थोड़ा सा, उसके ऊपर एल्यूमिना जेल या सिलिका जेल की कोटिंग की हुई है। जो व्हाइट कलर की कोटिंग दिख रही है दैट इज एल्यूमिना जेल या सिलिका जेल, जो व्हाइट कलर के होते हैं। उसके ऊपर ये जो हमारा सैंपल है, अननोन सैंपल मान लो, इसकी क्या एक ड्रॉप, एक डॉट बना दिया है, ये बनाया एक डॉट इस अननोन सैंपल का, इसको एक अपना ये ड्रॉपर लिया और उससे यहाँ पर एक डॉट बना दिया, और उसके बाद में इसको ड्राई कर दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ के ड्राई कर दिया, और फिर उसके बाद में ये जो आपका कंटेनर है जो ऊपर से क्लोज किया हुआ है, इसके बेस में देखोगे तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भरा हुआ है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, एसीटोन, मेथेनॉल, एथेनॉल, टोलुइन, समझ गए, कुछ एनी, दैट डिपेंडिंग ऑन सैंपल, सैंपल क्या है उसके बेस पे चूज करते हैं। और उसके बाद में ये जो आपका स्ट्रिप है, जो आपका एल्यूमिनियम का फॉइल जो कोटेड है, एल्यूमिना जेल या सिलिका जेल से व्हाइट कलर का कोटेड है, उसको इस कंटेनर के अंदर रख दिया। जैसे ये सॉल्वेंट इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये जो सैंपल है अननोन सैंपल, ये डॉट जो है इसके कांटेक्ट में आएगा, इसको अपने आप में डिसॉल्व कर लेगा, सॉल्युबलाइज कर लेगा,
और उसको साथ में लेके ऊपर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ने पर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसमें, वो यहाँ पर सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर सेपरेट। अब ये सेपरेशन क्यों होगा, यही सबसे मेन की इसका प्रिंसिपल है कि क्यों सेपरेट होते हैं। देखिए कैसे सेपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं। जो हमने थिन लेयर है, जो थिन कोटिंग है ये ग्लास स्लाइड के ऊपर, एल्यूमिना जेल या सिलिका जेल की जो थिन कोटिंग है, उसको क्या नाम दे रहे हैं, स्टेशनरी फेज। दैट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मीन्स जो कि एक जगह रुका हुआ है, जो स्थिर है, जो गतिमान नहीं है, जो चलता नहीं है, दैट इज स्टेशनरी, ठीक है। एंड मोबाइल इज, दैट इज मूवेबल, जो कि मूव कर सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल फेज कौन सा होगा, जो आपका ये बॉटम में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भरा हुआ है, दैट इज मोबाइल फेज, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है, दैट इज मोबाइल। और जो स्टेशनरी है वो क्या है, फिक्स है, एक ही जगह फिक्स है, वो कहीं गति नहीं करेगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जब चल रहा है तब ये कुछ भी गति नहीं दिखाएगा, तो ये क्या है, स्टेशनरी फेज, जो कि थिन लेयर प्लेट है। क्योंकि एग्जांपल हम टीएलसी का ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ोगे तो इसमें ये दो चीजें हमेशा आएंगी, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। और तीसरा हमारा कंपोनेंट या तीसरी चीज क्या होगी, अननोन सैंपल। जिस अननोन सैंपल को या तो आपको सेपरेट करना है या प्यूरिफाई करना है या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो जल्दी टीएलसी टेक्निक जो है वो आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है, ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस बताती है, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज हो गया, मोबाइल फेज हो गया, और उसमें हमारा ये कोटेड जो पॉइंट है दैट इज सैंपल, अननोन सैंपल। जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो इसके हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए कि सबसे फ्रंट में कौन जा रहा है, ये ऑरेंज कलर वाला, देन ग्रीन कलर, देन येलो कलर, फिर ब्लू कलर, और सबसे पीछे ये ब्राउन कलर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स थे, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन दिस सैंपल, ठीक है ना। इस सैंपल में टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। तो ये सेपरेट कैसे हो गए, ये प्रश्न उठता है। ये यहाँ सेपरेट कैसे हो गए, क्योंकि ये सबको एक साथ मूव करना चाहिए था, यानी ये डॉट पूरा चढ़ते चढ़ते यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन ये सेपरेट कैसे हो गया, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। और पूरे के सभी जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे सेकंड यूनिट में पढ़ोगे चाहे थर्ड यूनिट में, वो बेसिक टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ वही है। क्या होगा, बिकॉज देयर आर 5 कंपोनेंट्स, 5 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, पांचों के कलर भी अलग अलग दिखाए हैं इस एनिमेशन में। तो यहाँ पर जो पांचों कंपोनेंट्स हैं इनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में अलग अलग है, समझ गए, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन। आपको पता है कि पोलर पोलर के साथ में इंटरेक्शन दिखाता है, नॉन पोलर जो है कंपोनेंट नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा दिखाता है। इंटरेक्शन मींस फिजिकल इंटरेक्शन। आपने वांडरवाल फोर्सेस पढ़े होंगे, वांडरवाल फोर्सेस होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इस तरह के वांडरवाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, इस तरह के वांडरवाल इंटरेक्शन होते हैं। तो ये सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पांचों की पांचों वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो सभी का पोलैरिटी, सभी का जो नेचर है, किसके साथ में इनका जो नेचर है वो अलग अलग है, तो इनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में। स्टेशनरी फेज क्या है यहाँ पे, अभी मैंने बताया, ये जो कोटेड फिल्म है, दैट व्हाइट कलर्ड कोटेड फिल्म स्टेशनरी फेज। इस स्टेशनरी फेज के साथ में इनका वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आप देखोगे ये जो सबसे टॉप पर गया है, ये टॉप पर कौन सा गया है, ये ऑरेंज कलर कंपोनेंट। ये जो ऑरेंज कलर वाला कंपाउंड है इसका इंटरेक्शन, या कह सकते हो इसका अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में सबसे कम है, सबसे लो, ठीक है ना। वेरी लो इंटरेक्शन ऑफ दिस ऑरेंज कलर्ड कंपोनेंट विद स्टेशनरी फेज। और सबसे हाई अट्रैक्शन फोर्सेस किसका है, ये ब्राउन कलर जो सबसे पीछे, या कह सकते हो ये ब्लू कलर वाला। तो जिसका अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, फिजिकल वंडरवॉल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा स्टेशनरी फेज के साथ में, वो क्या करेगा, स्लोली मूव करेगा, स्लोली ऊपर की तरफ जाएगा। और जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं है वो क्या करेगा, तेजी से ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो इस ये कंसेप्ट है दैट वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सैंपल कंपोनेंट्स एंड स्टेशनरी फेज,
ओके, तो मोबाइल फेज का यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं आएगा। मोबाइल फेज जो है वो जस्ट ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसको सॉल्युबलाइज करके आगे कैरी करने का काम करता है। एक्चुअल इंटरेक्शन किसके बीच में आता है? सैंपल मॉलिक्यूल्स एंड स्टेशनरी फेज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्टेशनरी फेज मॉलिक्यूल जनरली सॉलिड होंगे क्योंकि आपको दिख रहा है जो कोटेड मटेरियल एक्चुअल में सॉलिड है। तो इसके साथ में जो इंटरेक्शन आएगा उसके बेस पर ये हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप इसको एक और इजी वे में समझो। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको कि सपोज करो कि कुछ स्टूडेंट्स, जैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और सब एक साथ 10 बजे कॉलेज के लिए निकलते हैं। कॉलेज आपका जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। सभी के सभी एक साथ कॉलेज के लिए निकलते हैं। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, और जो आप देखोगे जिस रोड से आप जाओगे, क्योंकि कोई रोड से तो जाओगे ना, कॉलेज जाना है, तो उस रोड के साथ में जो दुकानें होंगी, ठीक है ना, कोई नाश्ते की दुकानें होंगी, कोई जेरोक्स की शॉप आएंगी, ठीक है ना, तो वो सब क्या है? स्टेशनरी फेज, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? सैंपल कंपोनेंट्स, दैट आर सैंपल कंपोनेंट्स। और जो आपको वहां पे गति कर रहा है, दे रहा है, जहां पे उसको फोर्स कर रहा है, दैट इज क्या है? मोबाइल फेज। तो देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या है, वो जैसी 10 बजे वो अपनी बाइक स्टार्ट की या जिस भी ऑटो पे बैठे और डायरेक्ट कॉलेज पहुंच गए 2-3 मिनट में। तो वो क्या, वो कौन से हैं जिन्होंने कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाया, वो तेजी से आगे बढ़ गए, जैसे हमारा येलो ऑरेंज वाला कंपोनेंट है। और कुछ कंपोनेंट, कुछ स्टूडेंट्स कैसे होंगे जिन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया होगा, तो बीच में कोई नाश्ते की दुकान आएगी तो फाफड़ा जलेबी खाने रुक गए। कुछ और आगे बढ़े तो उनको याद आया, अरे सर ने तो वो मटेरियल लेने को कहा था, तो फिर ना कोई बीच में जेरोक्स की शॉप आई तो वहां मटेरियल लेने रुक गए। फिर और आगे बढ़े तो उनकी बाइक में पंचर हो गया तो बाइक में वहां पंचर लगवाने रुक गए, तो वो 10 की बजाय 10:30 बजे पहुंचे। इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? स्लोली ट्रेवल। इट मीन्स उनका इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है। इसके साथ में स्टेशनरी फेज के साथ में, स्टेशनरी फेज मतलब जो आसपास दुकानें हैं, जो रास्ते में दुकानें आ रही हैं रास्ते में, उनके साथ में ज्यादा इंटरेक्शन है। तो वो क्या कर रहे हैं? स्लोली मूव कर रहे हैं। और जो जिनका कोई इंटरेक्शन नहीं है वो तेजी से आगे बढ़ गए और सीधे कॉलेज पहुंच गए। तो ये वाले स्टूडेंट कौन से हैं? जो ऑरेंज कलर वाले दिख रहे हैं यहाँ पर। और जो सबसे धीमे धीमे आ रहे हैं वो ये पीछे ब्लू कलर वाले हैं, ये पीछे ऑरेंज जो अपना ब्राउन कलर। आगे समझ में कंसेप्ट क्या है कि दैट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन सैंपल मॉलिक्यूल्स। सैंपल मींस मिक्सचर, अगर मिक्सचर जिसमें 4-5 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स है, सैंपल मॉलिक्यूल्स विद स्टेशनरी फेज। ओके, स्टेशनरी फेज के साथ में कैसा इंटरेक्शन होगा उसके बेस पर उनकी गति डिपेंड करती है, कौन सा फास्ट मूव करेगा, कौन सा स्लो मूव करेगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब और दूसरी कोई टेक्निक नहीं है, आप ये जो 5 कंपोनेंट है आप किसी दूसरी टेक्निक से आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का ही यूज करना पड़ेगा। तो आगे समझ कंसेप्ट क्या है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। मैं इसी में आगे फिर इसको कंटिन्यू करूंगा। पहले आप जस्ट तो क्या कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया क्रोमेटोग्राफी का, तो इसमें हम जो थर्ड यूनिट है जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो वाला पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा सा पहले से नोन है कि जो पिछले साल जो है वो थोड़ा सा सिलेबस में इंक्लूड था। ये पोर्शन जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 6 हुआ करता था, फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी वाला पोर्शन थोड़ा सा इंक्लूड था। आपको वो पीडीएफ मिल गया